today we are going to study crop production and management, and this is chapter number 1. ये chapter number 1 है और जिसका नाम है crop production and management. अब ये जो चैप्टर है इसमें कैसे क्रॉप हम ग्रो करेंगे, कैसे उसका सही मैनेजमेंट करेंगे, एवरीथिंग जो है यहाँ पे हम लोग डील करेंगे. तो सबसे पहले बात आती है कि हम लोग फूड खाते हैं, प्लांट जो है फूड बनाते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, और हम लोग जो है उस पर डिपेंड करते हैं, सो वी आर हेटरोट्रॉफिक. अब ये फूड क्यों खाते हैं हम लोग? तो फूड जो है हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं, ग्रोथ के लिए खाते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ेस के लिए खाते हैं. तो ये और ये जो फूड है कहाँ से आता है? ये फूड एक्चुअली प्लांट से आता है. तो प्लांट जो फूड है वो बहुत बड़े पॉपुलेशन को खिलाने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, उसका रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तभी जो है हम बहुत बड़े पॉपुलेशन को फूड खिला सकते हैं. तो जैसा कि आपको जानते हैं इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के आधार पर. तो उनको खिलाने के लिए जो है प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि बहुत सारा पॉपुलेशन जो है उसको फूड नहीं मिल पाएगा. तो इसके लिए सही मैनेजमेंट करना है. तो अब चलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में. टाइप ऑफ क्रॉप को भी हम लोग देखते हैं, क्या होते हैं टाइप ऑफ क्रॉप. अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जो 10,000 BC, लगभग 10,000 BC तक लोग कैसे थे? नोमैडिक थे. नोमैडिक मीन्स क्या होता है कि घूमने फिरने वाले, जो जिनका कोई सेटलमेंट नहीं होता, तो जिनका जो है परमानेंट घर नहीं होता था, तो उनको कहेंगे नोमैडिक. तो ये लोग कैसे थे? नोमैडिक थे. वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, फिर फूड शेल्टर के लिए घूमते ही रहते थे, फिर वो रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब खाते थे और एनिमल का हंट करते थे. तो ये उनका लाइफ स्टाइल था जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका. लेकिन बाद में क्या हो गया कि वो लोग क्रॉप जो है कल्टीवेट करने लगे. देन फूड जैसे जो राइस था, व्हीट था, ये फूड क्रॉप जो है ग्रो करने लगे और वहाँ से शुरू हो गया एग्रीकल्चर. नाउ व्हाट इज़ क्रॉप? जो क्रॉप आया है टर्म, उसका मीनिंग क्या होगा? जब हम सेम तरह का प्लांट जो है, एक तरह के प्लांट को एक लार्ज एरिया पे ग्रो करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप. तो जैसे हमने मैंगो ट्री लगाया और एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल में लगाया मैंगो ट्री, बहुत सारे मैंगो ट्री लगाए, तो मैंगो ट्री जो हो जाएगा वो जो उसको कहेंगे मैंगो क्रॉप. जैसे फ्लावर ही हमने लगाया, बहुत सारे फ्लावर, एक ही तरह के फ्लावर एक लैंड पे बहुत ज़्यादा लगाया, तो दे आर कॉल्ड क्रॉप. तो अब ये जो क्रॉप होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनको सीज़न के आधार पे डिवाइड किया जाता है. अब जो क्रॉप, चूँकि इंडिया वास्ट कंट्री है और इंडिया का जो इंडिया का जो डिफरेंट प्लेसेस है उनका जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अलग अलग है, तो ये वेरी करता है. तो ये वेरी करेगा और वैरायटी जो है, इसीलिए क्या होता है कि इंडिया में एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, हर एक तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन, इसीलिए वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पे ग्रो किया जाता है. तो अब ये क्रॉपिंग, ये जो दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे इधर, ऐसे तो 3 हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 पढ़ेंगे. वन इज़ खरीफ क्रॉप एंड अदर इज़ रबी क्रॉप. तो जो क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो करेंगे, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, आर यहाँ पे है बट यहाँ पे क्या हो रहा है? रेनी सीजन. तो ये रबी क्रॉप फॉर विंटर और रेनी. तो खरीफ क्रॉप किसके लिए? रेनी सीजन के लिए. और रबी क्रॉप किसके लिए? विंटर सीजन के लिए. तो रेनी सीजन कब से कब आता है? जून टू सितंबर. और रबी क्रॉप जो आता है वो अक्टूबर से मार्च. अक्टूबर से ठंडी शुरू हो जाता है, तो इसीलिए क्या होगा कि सितंबर तक तो ये रहा, सितंबर तक खरीफ क्रॉप का रहा, जून जुलाई अगस्त सितंबर. ओके. अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर, देन नवंबर दिसंबर
जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये लंबा हो गया रबी सीज़न। तो रबी सीज़न जनरली जो विंटर क्रॉप हो, तो ये रबी क्रॉप जो होगा वो ऐसे क्रॉप है जो विंटर में ग्रो किया जाता है। तो विंटर कब से स्टार्ट होता है? अक्टूबर टू मार्च होगा। मार्च के बाद, होली के बाद क्या होता है? जनरली ख़त्म हो जाता है। तो होली जनरली कहाँ कब होता है? मार्च में होता है। तो ये जो रबी क्रॉप जो होंगे वो अक्टूबर से मार्च तक जो है ग्रो किया जाएंगे। और इसमें जनरली आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से क्रॉप जो है हमको खाने को मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें। तो सरसों का साग जो मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। अब वीट जो है रबी क्रॉप है, और पैडी क्या है? पैडी है रेनी क्रॉप, रेनी सीजन क्रॉप, दैट इज़ खरीफ क्रॉप। तो रेनी सीजन पैडी में जनरली आपने देखा होगा कि जो धान का पौधा होता है उसमें उसका जो फील्ड होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आप देखा होगा। तो ये जो पानी है, दे रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। तो इरिगेशन को बचाने के लिए एक जो है ये जो रेनी सीज़न है उसी में ये, इसीलिए रेनी सीज़न में ही क्या होता है? पैडी को उगाया जाता है। उसके बाद ग्राउंड नट, सोयाबीन, मेज। ये जो क्वेश्चन रहता है वो पूछा जाता है। तो इसीलिए ये सारे कुछ कौन कौन खरीफ क्रॉप है और कौन कौन जो रबी क्रॉप है वो याद रखना ज़रूरी है। तो अब पल्सेस और वेजिटेबल्स जो है जनरली, जो मैंने कहा था जायद क्रॉप जो होता है वो फ्रूट वेजिटेबल्स को कंटेन करता है। तो जब मार्च के बाद जो सीज़न होगा तो उन लोग का आता है जायद का, जिसमें वेजिटेबल्स जनरली लगाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्या प्रैक्टिसेस होगा क्रॉप प्रोडक्शन का? तो बहुत सारा जो प्रैक्टिसेस होगा, जैसे छोटे लेवल पे, जैसे आपने गार्डनर को देखा था कितना प्रिपेयर करता है सॉइल को, कितने सारी चीज़ें करता है पौधे को लगाने से पहले। तो उसी तरह जब एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत सारे प्रिपरेशन करने पड़ते हैं, बहुत सारी मैनेजमेंट करने पड़ते हैं। जब इसीलिए तभी वो अच्छा क्रॉप आएगा और अच्छा जो है हार्वेस्टिंग होगा, अच्छे से जो है हम लोगों को जो क्रॉप मिल पाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, जैसे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, देन एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब ये सब जानने से पहले प्रिपरेशन मीन्स जो सॉइल को क्या किया जाता है? सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद सोइंग, उसमें बीज बोया जाता है। देन एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, बीज बोने के बाद क्या होता है? बीज क्या होता है? कमज़ोर होता है, बेबी प्लांट होता है। तो उस बीज में जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा? मैन्योर फर्टिलाइजर उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा, वो जो बेबी प्लांट रहेगा। और उसके बाद हम लोग इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन करने के बाद जो फर्टिलाइज़र मिला, मैन्योर मिला, इससे क्या हो गया कि जो है क्रॉप का ग्रोथ हो गया, प्लांट का ग्रोथ हो गया। तो उसके साथ प्लांट के ग्रोथ के साथ कुछ ऐसे प्लांट आ जाते हैं जो अनवांटेड है, जिसको हम नहीं चाह रहे हैं कि वो ग्रो करे। तो उसके लिए क्या किया जाता है? इसको कहा जाता है वीड। एंड अब उसको वीड को हटाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो है क्रॉप जो है फुल अच्छे से ग्रो कर जाता है और हार्वेस्ट मैच्योर हो जाता है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। हार्वेस्टिंग तक ही बात नहीं रहती है, हार्वेस्टिंग के बाद उनको स्टोर किया जाता है। स्टोरेज अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि क्योंकि जो भी फार्मर प्रोड्यूस करते हैं तो वो कुछ पार्ट जो है अपने खाने के लिए रखते हैं और कुछ पार्ट जो है कमर्शियल यूज़ का, जिससे वो पैसे उनको मिल सके, तो उसके लिए करते हैं। तो स्टोरेज अच्छे से नहीं रहेगा तो वो लोग अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उनको पैसा नहीं मिल पाएगा उनको। तो इसीलिए स्टोरेज भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जो है इसको थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे एक सॉन्ग में, जिसमें सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इसमें शामिल है। बहुत ही फ़ेमस सॉन्ग है। अब अब इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। जो भी बर्ड्स क्या होगा कि सीड को लेके खा जाएगा, तो उसको बर्ड्स को भगाने के लिए ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ हो रहा था। दिस इज़ विनोइंग, दिस इज़
विनोइंग जो हमने पढ़ा था, और उससे जस्ट पीछे क्या था, उसमें थ्रेसिंग, जो क्रॉप को जो पीटा जाता है और उससे दाने निकलते हैं, दैट इज़ वो क्या होता है, वो जो है थ्रेसिंग होता है। और ये जो है विनोइंग, जो कि ऊपर से जो सीड को एयर के मदद से क्या किया जाता है, उसमें से जो भी घास वास है उसको हटाया जाता है। दिस इज़ राहत जो हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। एंड दिस इज़, अब ये क्या हो रहा है, प्लॉगिंग हो रहा है। और प्लॉगिंग किसके मदद से हो रहा है, ये जो है बुलक के मदद से प्लॉगिंग हो रहा है। Now, this is harvest festival which is celebrated all over the India in different part of a state. तो हार्वेस्टिंग के बाद जब क्रॉप अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देता है, तो क्या होता है कि हम लोग जो है फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। तो बहुत जगह जैसे बिहू हो गया, देन आपने सुना होगा पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी। तो दीज आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल। ना फर्स्ट प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल को का प्रिपरेशन। तो सॉइल के प्रिपरेशन जो करेंगे उसमें क्या होगा, सॉइल को लूज़ करना है। सॉइल को लूज़ करना है। और लूज़ सॉइल में क्या होगा कि रूट इजीली जो है पेनिट्रेट होगा, अंदर डीप जो है जा पाएगा। और उस रूट को सांस लेने में भी इजी होगा, क्योंकि जो लूज़ सॉइल होगा उसमें बहुत ज़्यादा एयर होगा। जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पेसेस होता है। स्पेसेस लूज सॉइल में क्या होगा, ज़्यादा स्पेसेस होगा, तो ज़्यादा स्पेसेस में ज़्यादा एयर होंगे, जिससे कि वो ब्रीथ कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे, और रूट जो है इजीली जो है अंदर जा पाएगा, जिससे कि और रूट अंदर जाके अच्छे से पकड़ पाएगा सॉइल को, जिससे कि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। दूसरी बात है कि सॉइल अगर लूज होगा, उसमें एयर होगा, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, अर्थवॉर्म ग्रो करेगा। और ये अर्थवॉर्म जो है फार्मर फ्रेंड है, जो कि ह्यूमस देता है। अब ये जो है सॉइल को लूज़ करना है और टर्न करना है। सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड। टर्न करना है, लूज़ करना है। तो अब ये क्यों करना है, तो आपको पता है कि ये जो सॉइल है बहुत कुछ को कंटेन करता है, जैसे मिनरल, वाटर, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको कंटेन करता है। तो इसके अलावा क्या होगा कि जो भी प्लांट जो भी एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं कि डेड हो जाते हैं, और ये चेंज हो जाता है ह्यूमस में। और ह्यूमस क्या करता है, न्यूट्रिएंट का काम करता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे उनको जब डिकम्पोज किया जाता है, तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिलीज बैक होते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का काम, जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो ये ह्यूमस जो है अच्छा होगा, प्रोवाइड करेगा, और प्लांट जो है एब्जॉर्ब करेगा, और वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब ये जो प्लांट जो ग्रोथ होता है वो जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल में होता है, और ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल में होता है। तो ये इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होता है। तो टर्निंग और लूजिंग की वजह से क्या होगा कि जो नीचे सॉइल जो है अंदर में जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो टर्निंग के बाद क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा। वो जो है सॉइल प्लांट को मिलेगा, जो सॉइल के नीचे एकदम ऊपर तो नहीं रहेगा, सरफेस पे नहीं रहेगा, वो तो थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो टर्निंग जैसे ही करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट को मिलेगा। और क्या होता है कि टर्निंग जैसे ही करते हैं तो बहुत सारे जो पौधे होते हैं, प्लांट जो सरफेस पे होते हैं, प्लांट सरफेस पे पौधे होंगे, वो सब क्या होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, पलट के दब जाएंगे। दबने के बाद वो डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके वजह से भी ये टर्निंग और लूजनिंग जो है ज़रूरी है। तो इस टर्निंग और लूजनिंग को कहेंगे टिलिंग एंड प्लॉगिंग। और इसमें प्लॉग का यूज़ किया जाता है। और प्लॉग कैसे होते हैं, जो आयरन और वुड से बने होते हैं।
अगर ड्राई है तो वाटरिंग किया जाएगा प्लॉगिंग से पहले कि अच्छे से। और बहुत बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं सॉइल के, जो उसको कहेंगे क्रम्स, उसको क्या कहेंगे, क्रम्स कहेंगे। तो क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, रूट जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद लेवलिंग किया जाता है, सॉइल को क्या किया जाता है, लेवलिंग। लेवलिंग से क्या हो जाएगा कि सॉइल जो है एक जैसा प्लेन हो जाएगा, जिससे कि जो सोइंग के लिए, इरिगेशन के लिए, तो वो अच्छा से सोइंग और इरिगेशन हो पाए। सोइंग मीन्स व्हाट, बीज जो बोते हैं वो अच्छा से हो पाएगा। और ये इससे होता है, ये किससे होता है, लेवलर से होता है। तो इस तरह जो है आप ये देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेन्योर ऐड किया जाता है टिलिंग से पहले। और जैसे टिलिंग होगा उससे पहले अगर मेन्योर ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि सारा जब हम टिलिंग करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा सॉइल में, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा। और जिससे कि शोइंग से पहले ही इसमें न्यूट्रिएंट आ जाएगा। और जैसे बीज हम लोग डालेंगे और उसको मॉइस्ट किया जाता है, जो उसको पानी से छिड़का जाता है सॉइल को, कि सॉइल में मॉइस्चर रहे, ताकि जो बीज है, जैसे मैन्योर डाला गया तो मैन्योर मिक्स हो गया अच्छे से। उसके बाद उसमें पानी छिड़का जाता है तो उसको न्यूट्रिएंट मिला। जैसे बीज हम बोएंगे तो बीज के लिए अच्छा होगा, तो उसको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा और उसको जो है पानी भी मिल जाएगा। जो मॉइस्ट हम लोग जो है उसको सॉइल को जो मॉइस्ट किए हैं उससे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जो भी प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, तो दो तरह के होंगे, एक ट्रेडिशनल होंगे और एक मॉडर्न होंगे। तो ट्रेडिशनल जो टूल्स जो जनरली यूज़ किया जाता है फार्मर के द्वारा, वो है प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर। प्लॉ एंड हो इज़ ट्रेडिशनल टूल एंड कल्टिवेटर इज़ मॉडर्न टूल। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग प्लॉ। तो प्लॉ जो होगा उसका जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ बीम, जो बुलक के ऊपर है वो बीम है। उसके बाद ये जो है दिस इज़ प्लैग शेफ्ट एंड दिस इज़ प्लैग सीयर। तो ये जो होगा इसका यूज जो है क्या करने के लिए, आप देख सकते हैं ये अंदर जा रहा है और सॉइल को बाहर करेगा, तो टर्निंग ऑफ द सॉइल में यूज़ होगा। देन हो जो है वीड्स को रिमूव करने के लिए, जनरली ये वुड और जो है आयरन से बने होते हैं। दिस इज़ हो। और हो जो है ये पुल करने के लिए, जो भी वीड है तो उसको हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो है सॉइल को लूज़ करने में यूज़ होता है। नाउ दिस इज़ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर है। दिस इज़ मॉडर्न डे टूल। और इसमें क्या होता है, लेबर और टाइम दोनों जो है सेव होता है। सो दिस इज़ मोर प्रेफर्ड, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब शोइंग है, तो शोइंग से पहले हमें जो है गुड क्वालिटी सीड, जो है क्लीन गुड क्वालिटी सीड, हेल्दी सीड को सेलेक्ट करना है। और वैरायटी भी उसका अच्छा होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल दे सके। तो अब उसके लिए क्या करना है कि हमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज शॉप से ही सीड लेना है, ताकि ये जो क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज शॉप जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की शॉप, अच्छी क्वालिटी का जो है बीज देती है और रियलेबल होती है। उसके बाद अब जब हम सीड घर ले आएंगे तो अब उसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सीड अच्छा है, कौन सीड बुरा है। तो उसके लिए एक जो है एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसके बाद जो है उसको पानी से भरना है, फिर वीट का सीड डालना है। अब देखना है कि उसको घोलना है और कुछ देर के बाद देखना है कुछ सीड जो है ऊपर फ्लोट करने लगेगा। तो एक्चुअली डैमेज सीड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, लाइट होते हैं और वो फ्लोट करने लगते हैं। और बाकी सीड क्या होते हैं कि वो अंदर सिंक कर जाते हैं। तो जो सीड होगा वो अच्छा होगा, और जो फ्लोट करेगा वो जो लाइटर होगा वो क्या होगा, ख़राब सीड होगा, तो उसका यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह हम लोग उसका जो है हम लोग सीड को सेलेक्ट कर लेंगे। और शोइंग के लिए जो है ये दो तरह का टूल्स अगेन है, ट्रेडिशनल टूल्स और मॉडर्न टूल्स। तो आप देख सकते हैं फनल शेप्ड है और ये जो प्लॉग के साथ लगा हुआ है, और प्लॉग जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये सीड जो है ये
चला जाएगा अपनी जगह पे। तो ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है। और दूसरा है आपका सीड ड्रिल, जो कि मॉडर्न मेथड है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो है डेप्थ और यूनिफॉर्म डेप्थ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर डेप्थ हो गया, अंदर डाल रहा है, और प्रॉपर डिस्टेंस सीड के बीच में जो है डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि सीड अगर एक जगह होगा तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, फिर उनको सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रेंट ये सब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वाटर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कोई भी सीड अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ओवर क्राउडिंग से बचाना है, प्रॉपर जो है डिस्टेंस होना चाहिए, देन प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए। क्योंकि बहुत नीचे अगर रहेगा तो क्या होगा, बहुत नीचे अगर हमने डाल दिया सीड को तो जो है निकल नहीं पाएगा, पौधा निकल नहीं पाएगा। और बहुत ऊपर रहेगा तो जो भी बर्ड्स है वो जो है सीड को खा लेंगे। तो इसके वजह से जो है प्रॉपर जो है डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पे लगाना चाहिए। और ये सीड ड्रिल जो है बहुत ही अच्छे से इसको फॉलो करता है। सो वी शुड जो है यूज़ सीड ड्रिल फॉर शोइंग। अब अब नेक्स्ट जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। हमने सीड जो है लगा दिया, सोइंग कर लिया। अब सोइंग में जो सीड होता है, जो बेबी प्लांट में डेवलप होगा, बहुत ही क्या होता है, वीक होता है। अब उसको स्ट्रेंथ देना है, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। दीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट एंड ये किसके लिए होता है, substance added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of the plant। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए ये जो है यूज़ होता है। अब सॉइल जो क्या करती है, सॉइल भी सॉइल भी क्रॉप को न्यूट्रिएंट देती है। तो ये न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में सॉइल से जो है जाएगा प्लांट में। लेकिन क्या होता है कि अगर फार्मर जो है उसी लैंड पे एक बार क्रॉप लगाए तो उसका जो है न्यूट्रिएंट जो है ख़त्म होगा, फिर सेकेंड टाइम क्रॉप लगाएगा उसी लगातार कंटिन्यूसली। एक क्रॉप ख़त्म हुआ, जैसे खरीफ ख़त्म हुआ तो रबी लगाए, और रबी ख़त्म हुआ तो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा कि उसका सारा न्यूट्रिएंट, क्योंकि सॉइल में तो न्यूट्रिएंट होता है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट होता है। तो पहले खरीफ क्रॉप लगाया तो खरीफ क्रॉप न्यूट्रिएंट ले लिया, तो जहाँ 100% न्यूट्रिएंट था तो खरीफ क्रॉप ने मान लो कि 50% 30% न्यूट्रिएंट ले लिया। उसके बाद जो है उसके बाद 30% ले लिया तो कितना बचा, 70% न्यूट्रिएंट। फिर रबी क्रॉप हमने लगाया तो उसमें से कितना हो जाएगा, इसमें से 20% मान लो कि रबी क्रॉप ने ले लिया। फिर जायद क्रॉप लगाया हमने तो 20% तो 50% हो जाएगा, जायद टू 20% ये ले लिया तो कितना बच गया इसके पास, तो इसके पास बहुत कम बचेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा क्रॉप लगाएंगे और उसको जो है न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। और जिसके वजह से अगर हम वहाँ पे क्रॉप ग्रो भी करेंगे तो वो हेल्दी नहीं होगा, वो अच्छा से जो प्रोडक्ट होगा वो नहीं देगा, प्रोड्यूस अपना नहीं देगा। तो अब ये कंटिन्यूस जो कल्टीवेशन है उसको नहीं करना चाहिए। और एक तो तरीका है उसको छोड़ देना चाहिए कुछ दिन, और दूसरा तरीका है उसमें मैन्योर ऐड करना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है एडिंग मैन्योर, दिस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। तो मैन्योर अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि प्लांट जो होगा वो वीक होगा, उसको स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा नहीं रहेगा और अच्छा प्रोड्यूस नहीं देगा। तो ये जो मैन्योर होते हैं जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपने देखा होगा सिक्स क्लास में लास्ट चैप्टर में जो गार्बेज के बारे में, कैसे हम लोगों को मैनेज करना है गार्बेज, उसमें हमने देखा था कि हमने क्या किया था, जो किचन वेस्ट था उसे कंपोस्ट बनाया था और उसमें बाद में अर्थवॉर्म डाल दिया तो ये हो गया वर्मी कंपोस्ट। तो ये क्या होता है कि ये जो मैन्योर होता है तो जनरली कैसे बनाए जाते हैं, जो गार्बेज है, जो किचन वेस्ट है उसका यूज़ करके बनाया जाता है। तो ये मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो लिविंग थिंग, ऑर्गेनिक जनरली होते हैं लिविंग थिंग से जो आते हैं। तो ये कैसे सब्सटेंस है, मैन्योर कैसे सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। तो उस तरह जो है ये, और कौन इसको डिकम्पोज करेगा,
तो ये इसको डिकम्पोज़ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। तो जो हम लोग प्लास्टिक, अगर उस कचरे में प्लास्टिक चला जाता तो वो डिकम्पोज़ नहीं होता, क्योंकि उसको डिकम्पोज़ करने वाले बैक्टीरिया नहीं हैं। तो अब ये हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट कुछ एक्टिविटी है दैट वी शुड रीड। अब क्या करना है, 3 ग्लास लेना है और एक में क्या डालना है, मिट्टी डालना है और उसमें मैन्योर डालना है। ए में क्या डालना है, सॉइल तो सब में डालना है, ABC में सब में सॉइल हमने डाला। एक में क्या डालना है, एक में मैन्योर डालना है, दूसरे में फर्टिलाइज़र डालना है, यूरिया डालना है और तीसरे में कुछ भी नहीं डालना है। फिर पौधा उसमें लगाना है, सीडलिंग लगाना है और 7-10 डेज़ में ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करना है। तो इससे ये पता चलेगा कि प्रॉपर ग्रोथ जो हुआ है वो आप देख सकते हैं कि सी में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ है, जबकि ए और बी में ग्रोथ हो रहा है। तो ये इट मीन्स व्हाट, कि ये जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। अब हम लोग फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मैन्योर थे ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे और फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। और जो कि रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जनरली क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन की जनरली कमी होती है और इसी से क्या बनाएगा, इसी से प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ किया जाता है, सभी में नाइट्रोजन है तो इसका यूज़ किया, जैसे NPK हो गया, यूरिया हो गया। आप देखोगे केमिकली उसका फॉर्मूला ये सब देखोगे तो आपको मोस्ट जो होगा लगभग जो है मोस्टली जो होंगे उसमें नाइट्रोजन होंगे। तो फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, इवन मैन्योर से ज़्यादा ग्रोथ देता है। बहुत ज़्यादा क्रॉप जो है हेल्दी क्रॉप ये सब होगा। लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या हो जाएगा, सॉइल जो होगा वो लेस फर्टाइल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम उस सॉइल में अगर फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो सॉइल जो है वो फर्टाइल होने का कैपेसिटी लूज़ कर देता है और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका फर्टिलाइज़र जो है फर्टिलाइज़र डालने से वो उसी लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि लेस जो है फर्टाइल हो जाएगा। और ये फर्टिलाइज़र वाटर पॉल्यूशन भी कॉज़ करते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैसे कॉज़ करेंगे, जब ये जनरली क्या होता है कि इरिगेशन के लिए क्या किया जाता है कि जो फील्ड होता है उसके बगल में वाटर सोर्स बनाया जाता है, कोई भी लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, तो ऐसा बनाया जाता है। तो जैसे ही फर्टिलाइज़र जैसे हम लोगों ने डाला क्रॉप में और बारिश हुई, बारिश होने के साथ साथ क्या होगा, फर्टिलाइज़र जो है जो है किस में, पॉन्ड में चला जाएगा। पॉन्ड में चले जाने के बाद जो एल्गी होता है तो एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगा और एल्गी उसको खूब खाएगा, खूब जो है ग्रोथ होगा उसमें और क्या होगा कि ये पूरा जो है एल्गी से कवर्ड हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ग्रीन जो स्ट्रक्चर होते हैं तो वो क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो पॉन्ड है पूरी तरह ख़राब हो जाएगा और इससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन भी होगा। अब फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैन्योर ऐड किया जाता है या उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है या क्रॉप रोटेशन, बहुत सारे प्रैक्टिसेस फॉलो किया जाता है जिसको हम लोग देखेंगे। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र अगर देखा जाए कि दोनों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन शो करता है तो ये फर्टिलाइज़र ऐड करने से ज़्यादा ग्रोथ होगा, लेकिन वो क्या करेगा, सॉइल को इनफर्टाइल बनाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो जाएगी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये जो मैन्योर होता है ये टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। टेक्सचर इम्प्रूव करेगा तो क्या होगा कि वाटर को सही अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर पाएगा सॉइल, और जो न्यूट्रिएंट रहेगा उसको भी ये जो है सॉइल को देगा। अब दूसरा प्रैक्टिस है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मीनिंग होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लगाना। जैसे एक सीज़न में आपने गेहूँ लगा दिया और दूसरे सीज़न में आपने लेग्यूम लगा दिया, लेग्यूम दैट इज़ पल्सेस प्लांट। तो इस तरह क्या हो गया कि जो नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया।
जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि रूट नोड्यूल में रहते हैं और जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। ये क्या होगा, मैन्यूर होगा। मैन्यूर क्या होगा, नेचुरल सब्सटेंस होगा। और फर्टिलाइजर एफ फॉर फर्टिलाइजर एफ फॉर इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ से आएगा, फैक्ट्रीज से। और मैन्यूर जो है नेचुरल सब्सटेंस होगा, और जो कि हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, जो कि हमने 6 क्लास में आपने पढ़ा था, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट। और जनरली आजकल इसी सब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज़ करना पड़ता है, मैन्यूर का यूज़ होता है। तो फर्टिलाइजर क्या होगा, जैसे मैन्यूर हो गया ऑर्गेनिक, मैन्यूर क्या हो गया ऑर्गेनिक, और ये हो गया इनऑर्गेनिक हो गया। अब मैन्यूर जो होगा ये ह्यूमस नहीं देगा। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस जनरली किसको कहते हैं, जो प्लांट और एनिमल, जो भी इंसेक्ट है वो डेथ कर जाते हैं, जो मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होगा, सड़ जाते हैं। सड़ते क्यों, क्योंकि डिकम्पोजर उनको सड़ा देता है, इनको डिकम्पोज करता है, उनके बॉडी को तोड़ देता है। कंपोज मीन्स क्या, बनाना, और डिकम्पोज मीन्स तोड़ना। तो उनके बॉडी को तोड़ देगा और जितने भी न्यूट्रिएंट है वो एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर देगा, सॉइल को रिटर्न कर देगा। तो फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेंगे और मैन्यूर जो है ह्यूमस प्रोवाइड करेगा। फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में रिच होंगे, और मैन्यूर में कम जो है न्यूट्रिएंट होगा। तो इसकी वजह से फर्टिलाइजर ज़्यादा जो है प्रोड्यूस देते हैं, लेकिन मैन्यूर ज़्यादा जो है उसे प्रोड्यूस नहीं मिलता है, ज़्यादा हम लोगों को प्रोडक्ट कम मिलेगा, लेकिन जो मैन्योर ज़्यादा अच्छा होता है। अब एडवांटेज क्या क्या होता है, तो ये जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करेगा तभी तो प्लांट जो होगा, बेबी प्लांट जो होगा, जब इरिगेशन हम लोग तो कभी कभी ऐसा नहीं कि हम जो है बाल्टी भर के पानी लेके हम लोग खड़े रहेंगे प्लांट की सेवा के लिए। हम तो एक बार डालते हैं फिर हम हट जाते हैं। इरिगेशन एक जो है लिमिटेड टाइम होता है, उसी में हम लोग डालते हैं। तो ये जो अगर सॉइल हमारा जो है पानी को नहीं होल्ड किया रहेगा, अगर सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर पानी नहीं रहेंगे, और ये जो पानी का रहना है सॉइल के चारों पार्टिकल के ओर, दैट इज़ होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल। तो पानी को होल्ड किया रहता है। तो पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी को ये इन्हेंस करता है, ये बढ़ाता है। और सॉइल को पोरस बनाएगा। पोरस बनाने से क्या होगा कि उसमें एयर भी होगा। एयर तो जो भी प्लांट के रूट हैं वो अच्छे से ब्रीथ करेंगे, तो प्लांट को पानी भी मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है, तो क्या होगा, अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद प्लांट के रूट ही नहीं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे, क्योंकि पानी भी है, एयर भी है, तो अच्छे जो माइक्रोब्स हैं, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, वो रहेंगे। और इससे क्या हो जाएगा, ये कुछ जैसे अर्थवॉर्म है, ये सब क्या है, फार्मर्स फ्रेंड है। ये क्या करते हैं, ये जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे तो ये टेक्सचर अपने आप इम्प्रूव होगा। तो इस तरह जो है ये एडवांटेज होगा मैन्योर का। नाउ लेट्स मूव टू इरिगेशन। अब इरिगेशन पढ़ते हैं।